नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपीपीसीएल के, और यूपीपीसीएल की बात करें तो इसमें पार्ट 1 के अंतर्गत कंप्यूटर आती है, और कंप्यूटर में मिनिमम पास होने के लिए 50 में से 20 क्वेश्चन सही होने जरूरी है। तो उन 20 क्वेश्चनों की तैयारी करने के लिए, कम से कम 20 क्वेश्चनों की तैयारी के लिए हमें कंप्यूटर पढ़नी होगी, और उसी कंप्यूटर को पढ़ने के लिए हम यहाँ से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा आप जानते हो कंप्यूटर और भी अन्य सभी एग्जामों में आती है, तो ये सारे नोट्स आपको वहाँ भी काम में आएंगे। ये नोट्स के रूप में हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, अर्थात जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया है। जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, कंप्यूटर में विकास के दौरान नई नई चीज़ें अपडेट होती गई, तो इन्हें अलग अलग जनरेशन के रूप में बांट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी तक बात करें तो कंप्यूटर को कुल 5 जनरेशन में 5 पीढ़ियों के अंतर्गत बांटा गया है। देखिए, जितनी भी जनरेशन आप पढ़ोगे इनमें मुख्य रूप से आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती है। एक, इनमें प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो एक तो चीज़ें और पढ़नी होगी प्रोसेसिंग डिवाइस। एक होगा इनपुट के लिए कौन सा काम में आएगा, एक होगा स्टोरेज के लिए कौन सा होगा, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम में आएगा। ये 4 चीज़ें आपको किसी भी पीढ़ी के अंतर्गत पता होनी चाहिए। तो बात करें कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ियों के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि किस पीढ़ी में कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम है, इनपुट सिस्टम क्या था, स्टोरेज सिस्टम क्या था, और वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी की स्टार्टिंग हुई थी 1942 से 1955 के दौरान। ये पहली पीढ़ी का समय रहा है, 1942 से 1955। तो ये समय भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1900 पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जिस भी पीढ़ी के लिए पूछे, जो भी जनरेशन पूछे, वहाँ पता होना चाहिए आपको उसका समय काल क्या रहा है। तो देखिए, पहली पीढ़ी की प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस, जो पहली चीज़ बताई गई थी आपको प्रोसेसिंग डिवाइस, वहाँ यूज लिया जाता था वैक्यूम ट्यूब, जिसे निर्वात नली के नाम से भी जानते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि पहली पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली को काम में लिया जाता है। देखिए, निर्वात नली की या वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, और ज़्यादा गर्म होने के कारण ये बिजली की खपत भी ज़्यादा करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चीली हुआ करती थी। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस हो गई निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार की बात करें तो 1904 में इसका आविष्कार हुआ था। सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। तो देखिए, ये प्रोसेसिंग डिवाइस की बात हुई कि पहली पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली का प्रयोग किया जाता है। यह जल्दी गर्म होने के कारण बिजली की खपत ज़्यादा करती है, और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, ये सारी चीज़ें। तो देखो, इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस के रूप में पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के दौरान इनपुट डिवाइस के रूप में क्या काम में लेते थे। तो इनपुट डिवाइस में पंच कार्ड का काम में लिया जाता था। अब बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम को काम में लिया जाता था। देखिए, प्रोसेसिंग हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, स्टोरेज हो गई, 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो प्रोसेसिंग के रूप में क्या काम में लिया जाता था, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नली, इनपुट के रूप में पंच कार्ड, और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम। आगे चले तो बात करें पहली पीढ़ी के अंतर्गत कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो मशीनी भाषा 01 है वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मशीनी भाषा 0 या 1 ये लो लेवल लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मशीनी भाषा 0 और 1 ये कौन सी भाषा का एग्जाम्पल है, तो ये निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज LLL भाषा का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग होता था।
आगे बात करें नेक्स्ट फैक्ट में, तो कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं हुआ करते थे। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। कारण क्या था, वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी। इस कारण से इन कंप्यूटरों का आकार भी क्या होता था, बड़ा होता था। अब आकार ज़्यादा बड़ा होगा तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मुश्किल होता था, ले जाया नहीं जा सकता था, बहुत बड़े आकार होने के कारण। बड़े बड़े कमरों में एक एक आगे करते थे कंप्यूटर, तो इस प्रकार से इनके बहुत बड़ा आकार होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ये कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होते थे। आगे बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम में आता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ों को भी आप याद रखोगे। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के दौरान बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एक साथ पूरा बैच यानी ग्रुप बनाते थे और तब इनको ऑपरेट करते थे, तब इनको निर्देश देते थे, अर्थात यूजर द्वारा समूह में निर्देश दिए जाते थे। एक साथ ऐसे नहीं कि एक ही निर्देश दिया जाएगा, नहीं, एक साथ पूरे समूह में के रूप में इनको निर्देश दिए जाते थे, तब ये धीरे धीरे उसको ऑपरेट करते रहते थे। अच्छा, धीरे धीरे करते थे, इसीलिए इनके कार्य करने की दक्षता या गति भी क्या होती थी, बहुत ही धीमी होती थी, और महंगे तो होंगे ही होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े आकार होने के कारण, वैक्यूम ट्यूब भी महंगे होने के कारण, ये सारी चीज़ें क्या थी, महंगी हुआ करते थे। ठीक है, अब बात कर ले फर्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल की। तो देखिए कौन कौन से कंप्यूटर हुआ करते थे जो फर्स्ट जनरेशन के दौरान जिनका निर्माण हुआ, तो इनमें से आता है पहला ENIAC, एडवेक, एडसेक, मार्क 1, IBM 650, IBM 701। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पलों को आप याद रखोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट जनरेशन को पढ़ा, इसके बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए सारी चीज़ों में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग के रूप में क्या काम में आता था, वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद पढ़ा हमने इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के रूप में क्या काम में आता था, पंच कार्ड। उसके बाद में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बाद में हमने पढ़ा था यहाँ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या काम में आता था, मैग्नेटिक ड्रम। भाषा की बात करें तो LLL, लो लेवल लैंग्वेज। पोर्टेबल हुआ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और एग्जाम्पल इसके याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब बात करें सेकंड जनरेशन की, तो दूसरी पीढ़ी की बात करें तो देखिए 1955 तक पहली पीढ़ी थी, 55 के बाद 64, 1964 तक, 1955 से 1964 तक सेकंड जनरेशन आएगी। यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब काम में आती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को प्रयोग लिया जाता था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था और विलियम शॉकली तथा वॉल्टर ब्रेटेन के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात हो चुकी है सेकंड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब काम में आती थी और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं, देखिए अब बात करें इनपुट डिवाइस के रूप में, तो यहाँ भी इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का ही प्रयोग किया जाता था। जैसा हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग होता था, यहाँ भी पंच कार्ड का ही प्रयोग होता है। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में इनपुट डिवाइस सेम है। आगे बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो यहाँ यानी स्टोर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, जबकि सेकंड जनरेशन के अंतर्गत मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा आप, फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम जबकि सेकंड जनरेशन के दौरान मैग्नेटिक टेप। अब बात करें यहाँ की भाषा की, तो देखिए जैसे फर्स्ट जनरेशन की भाषा कौन सी थी, लो लेवल लैंग्वेज LLL, जबकि सेकंड जनरेशन में उस लैंग्वेज को अपडेट किया गया और वह पहुंचे हाई लेवल लैंग्वेज में HLL, उच्च स्तरीय भाषा के दौरान। इसके कुछ एग्जाम्पल तुम देखोगे कि सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी भाषा प्रयोग की गई, तो इसमें बेसिक, कोबोल, फोटोन, ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि फोटोन किस प्रकार की भाषा है, तो फोटोन एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, फोटोन और कोबोल तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ भी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यानी ग्रुप में मैसेज एक साथ प्रोसेस किए जाते थे। ठीक है, और इनके एग्जाम्पलों की बात करें तो हनीवेल 401, तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और XCDC 3600, ये दोनों ही सेकंड जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल है।
तो इस प्रकार से फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर के 1975 तक यहाँ चलती है थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय को आप याद रखिएगा, एक एक लाइन एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें थर्ड जनरेशन में, तो प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे यहाँ प्रयोग की गई आईसी। देखिए अब आप हम वापस रिपीट करते हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या मिली थी, तो वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में क्या काम में लिया गया था, तो वहां आपको पता होगा ट्रांजिस्टर। और ये है थर्ड जनरेशन, यहाँ क्या काम में लिया गया है प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब बात करें, देखो आईसी जो होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है, और इसका आविष्कार की बात कर ले तो जैक किल्वे और रॉबर्ट नाइके नाम के वैज्ञानिकों ने आईसी का आविष्कार किया था। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। इसका आविष्कार किसने किया, जैक किल्वे तथा रॉबर्ट नाइके नाम के वैज्ञानिकों ने। अच्छा, जो थर्ड जनरेशन है, यहाँ जो आईसी हुआ करती थी वो दो रूप से प्रयोग होते थे उनके, एक तो एसएसआई और एक होता था एमएसआई। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई की बात करें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्मॉल और मीडियम इसी प्रकार के आईसी का यहाँ प्रयोग हुआ करता था। अच्छा, अब थर्ड जनरेशन में आकर के इनपुट डिवाइस में कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या काम में लिए जाते थे, पंच कार्ड। लेकिन जैसे थर्ड जनरेशन में पहुंचे तो यहाँ इनपुट के रूप में कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग किया गया। तो कीबोर्ड और माउस जो वर्तमान में हम यूज लेते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कि कीबोर्ड और माउस का प्रयोग सबसे पहले किस जनरेशन में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन में इनका प्रयोग किया गया था। आगे बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में यहाँ काम में लिया गया हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस और स्टोरेज ये आगे कंटिन्यू चलने वाले हैं, फोर्थ जनरेशन में भी और फिफ्थ जनरेशन में भी, तो इनको याद रखेंगे। पहली बार ये थर्ड जनरेशन में प्रयोग किए गए। अब देखिए भाषा की बात करें तो भाषा, जैसा कि आपको पता है सेकंड जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, HLL, लेकिन उसके दौरान कोबोल फोटोन लैंग्वेज थी। उनके अलावा भी थर्ड जनरेशन में C++ का भी कुछ मात्रा में प्रयोग होने लगा। बाकी फोटोन, जावा, पास्कल, पाइथन और ये कोबोल वगैरह तो पहले से ही थी। तो कोबोल फोटोन तो पहले से ही थी, इसके अलावा C++, जावा, पास्कल, पाइथन, ये भाषा का भी, ये सभी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा है जिनका भी प्रयोग किया जाने लगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यहाँ से अब देखिए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बैच, और यहाँ जो स्टार्ट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम वो हुआ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहली बार प्रयोग ही तरीके से कहाँ हुआ, थर्ड जनरेशन में जाकर। ठीक है, अब बात करें इसके उदाहरणों की, तो उदाहरणों में आप देखोगे IBM 360, IBM 370, CDC 6600, हनीवेल 600, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार इन एग्जाम्पलों पे अच्छे से नज़र मार लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल कोई सा भी एक एग्जाम्पल देख करके पूछ लिया जाता है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन में। देखिए अब फोर्थ जनरेशन में चलते हैं हम। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1985 के दौरान रही। प्रोसेसिंग डिवाइस सेम आईसी, लेकिन इसमें आईसी का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में होने लगा। इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब किया गया, तो फोर्थ जनरेशन के दौरान, चौथी पीढ़ी के दौरान माइक्रो प्रोसेसर का पहली बार प्रयोग हुआ। तो आईसी है, इसका माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग होने लगा, यानी मुख्य भाग क्या था इसमें, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जो आईसी है वो दो प्रकार से प्रयोग की गई आईसी का। अब दो कौन कौन से प्रयोग, एक तो LSI और एक VLSI। LSI की बात करें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI की बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब दोनों में देखिए वहाँ हमने दो प्रकार की यूज की थी और यहाँ भी दो, यहाँ लार्ज है वहाँ स्मॉल और मीडियम थी। स्मॉल और मीडियम थर्ड जनरेशन में, लार्ज और वेरी लार्ज फोर्थ जनरेशन में। और जैसे आपको पहले बताया था कि इनपुट और स्टोरेज ये दोनों तो थर्ड जनरेशन वाले ही रहने हैं, यानी कीबोर्ड तथा माउस, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में भी यही होंगे और फोर्थ जनरेशन में भी यही होंगे। और भाषा की बात करें तो यहाँ भाषा के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग सेकंड जनरेशन से होने स्टार्ट हो गया था। ठीक है,
तो इसमें भी मुख्य रूप से सी और सी प्लस प्लस का विकास हुआ था। तो पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का विकास कौन सी जनरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 4th जनरेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विंडोज का प्रयोग स्टार्ट हो गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है एग्जाम में कि विंडोज का प्रयोग सबसे पहली बार किस जनरेशन में हुआ था। तो जो विंडोज कंप्यूटर हम आज के समय यूज लेते हैं, इनका प्रयोग पहली बार 4th जनरेशन में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं। अच्छा देखिए, अब ये नोट की बात करें तो ये एक छोटा सा नोट है, बिल्कुल आप समझिए इसे। ये कंप्यूटर जो हम 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर इनकी बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली थे, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर। इन्हें आसानी से एक टेबल से दूसरी टेबल पर रख करके प्रयोग ले सकते हैं। और 4th जनरेशन का जो एग्जाम्पल वो आपके सामने ये रहा, अल्टर 8800, ठीक है। तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर का या पीसी का एग्जांपल है, 4th जनरेशन का एग्जांपल है, आप आसानी से याद रख सकते हो। तो वर्तमान समय में जो हम पीसी लेते हैं, काम में लेते हैं, इनकी स्टार्टिंग 4th जनरेशन से ही हुई थी, ठीक है। अब 5th जनरेशन पर चलते हैं। देखिए 5वीं जनरेशन पर पहुंच गए। 1985 के बाद से और अब तक जो प्रयोग लेते हैं हम, वो सभी 5वीं जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ भी प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में आईसी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो आईसी का ही प्रयोग होता है माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। बाकी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ था ये आपको पता है, 4th जनरेशन से। इस पीढ़ी में 2 प्रकार के आईसी का प्रयोग हुआ। देखिए स्मॉल और मीडियम 3rd जनरेशन के दौरान हुई, ठीक है। लार्ज और वेरी लार्ज ये 4th जनरेशन में हुई। और उसके बाद में जो आती है यूएलएसआई और जीएसआई। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि जीएसआई की क्या है, ग्रैंड स्केल इंटीग्रेशन। तो इन दोनों का प्रयोग 5th जनरेशन के अंतर्गत होने लगा। अच्छा यहाँ भी स्टोरेज और इनपुट के रूप में वही सेम, कीबोर्ड और माउस और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज के रूप में। लेकिन यह सीडी भी ऐड हो गई, यानी सीडी का जो निर्माण हुआ है वो 5th जनरेशन के दौरान हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं हम इसे, ठीक है। भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो यहाँ मुख्य रूप से देखो, जैसे लिस्प 1959, जॉन मैकार्थी, प्रोलोग 1972, ये कुछ भाषाएं हैं जिनका प्रयोग यहाँ होने लगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वही 4th जनरेशन के समान ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज का प्रयोग होता है। और उदाहरण की बात करें तो IBM नोटबुक और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर की उत्पत्ति 5th जनरेशन में ही हुई है। देखिए ये कुछ बातें हो गई, इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी गई हैं। एक छोटा सा नोट और है, ये और आपको बता देते हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है यहाँ। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 5वीं पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य जो अभी हम वर्तमान समय में काम में लेते हैं, कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से समझदार बनाना, यानी कंप्यूटर खुद अपने आप में डिसीजन लेने लगे, उसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता विकास किया जा सके, वो काम था 5वीं पीढ़ी का इम्पोर्टेंट रूप से, ठीक है। इसे कहते हैं भाई जो खुद ही सोचने लग जाए, कृत्रिम रूप से समझदार बन जाए, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो निर्माण हुआ इसका, वो 5th जनरेशन के दौरान हुआ। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो वर्तमान में हम www काम में लेते हैं, इंटरनेट काम में लेते हैं, ईमेल वगैरह काम में लेते हैं, इन सब का विकास भी कौन सी पीढ़ी के दौरान हुआ, 5वीं पीढ़ी के दौरान हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर से जुड़ी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। 1 से लेकर 5वीं जनरेशन तक किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ, किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, इनपुट डिवाइस कौन सी थी, स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी थी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और कुछ इनके एग्जाम्पल्स पढ़े। उम्मीद है आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप UPPCL की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको गारंटी दी जाती है 50 में से 40 क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व कर दोगे अगर ये क्लास